नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है अर्थशास्त्री पहली व्यवस्था पहला मूल के बारे में समझेंगे। ये बेसिक है, इससे क्वेश्चन तो नहीं आते, हालांकि कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बात जान लिए, हमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है, न कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमी पढ़ना है, न कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस बात पे हमेशा ध्यान दें। शुरुआत यहीं से करते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या क्या है। तो देख लीजिए, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो क्या करता है, आर्थिक संचार, उत्पादन, वित्तीय नीतियों की संरचना, कार्यान्वयन और प्रभाव का अध्ययन करता है। ध्यान देना है, अध्ययन करता है। अर्थव्यवस्था क्या करता है? अर्थव्यवस्था उत्पादन, वित्त, बाजार, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है और ये विश्लेषण करता है। तो याद रखिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग हैं। हमें विषय क्या है? अर्थव्यवस्था, न कि अर्थशास्त्र। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए जिसका इकोनॉमी ऑप्शनल है या जिसका कॉमर्स अच्छा है वो इस टॉपिक को अच्छे समझ पाएगा, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। थोड़ा सा क्लिष्ट है, शब्द यहाँ पे मुश्किल होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे समझते चले जाएंगे ये बेहद आसान होता चला जाएगा। और सच बताऊं, इससे ज़्यादा आसान कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है। आपको बस इतना देखना है किस चीज़ की डिमांड है, कितनी सप्लाई है। डिमांड सप्लाई का मैचिंग हुआ, अर्थशास्त्र पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था जो आपको पढ़ना है, अर्थव्यवस्था वो पूरा हुआ। इसको 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीयक और नंबर 3 तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र का क्या मतलब है? हर वो चीज़ जो कि उत्पादन से संबंधित हो, वो प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे आप बात कर लें कृषि जन्य चीज़ें, मत्स्य पालन, खनन, ये सारी शाखाएं प्राथमिक क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र की बात कीजिए तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र से पाई गई वस्तुओं का प्रसंस्करण किया जाता है। मतलब क्या? इसमें औद्योगिक उत्पादन, निर्माण उद्योग और विद्युत उपकरण जैसी चीज़ें शामिल होंगी। इसमें भारी मशीनों और उपकरणों का भी प्रयोग होने वाला है। अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मान लिया कि आप जो है एक किसान हैं और आपने जो है गेहूँ जो है उत्पन्न किया। अब चलिए आपने जो है मुझे ये गेहूँ बेच दिया, मुबारक हो, हम आप पार्टनर बन चुके हैं। आपने मुझे ये गेहूँ बेचा है। अब इस गेहूँ के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? नंबर 1, इसे पीस सकता हूँ, आटा बनाकर वापस बेच सकता हूँ। नंबर 2, मैं इस आटे का क्या प्रयोग कर सकता हूँ? खराब हुए आटे से ब्रेड बना सकता हूँ और इसी तरह और भी इनसे जो है नूडल्स बना सकता हूँ, मैगी बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं द्वितीय क्षेत्र में हूँ, क्योंकि मैं आपके ऊपर आधारित हूँ। आपने रॉ मटेरियल दिया, आप प्राथमिक क्षेत्र में हैं, मैं द्वितीयक हुआ। लेकिन भाई आपको जो है कि खेती आपकी खराब हो जाती है तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवश्यकता होगी। मेरी इंडस्ट्री में आग भी लग सकती है तो मुझे भी बीमा की आवश्यकता पड़ेगी। हम दोनों के पास जो है सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, आपका ट्रक चाहिए होगा। तो ये सारे के सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्रों में हैं, जिनमें वित्तीय और आर्थिक सेवाएं, विनिर्माण उद्योग से संबंधित सेवाएं और वित्त पोषक सेवाएं जैसे LIC इत्यादि शामिल हैं। LIC का नाम जो है फिलहाल हमारे महामहिम अडानी साहब के साथ जुड़ा हुआ है। तो खैर वो जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऐसे वो हमारा विषय है भी नहीं। आप अच्छा माने या बुरा उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया तो आप ये समझ चुके होंगे कि
तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है उत्पादन के कारक। उत्पादन किन चीज़ों पे निर्भर होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ है भूमि, लैंड। ये जो है उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हिस्सा जो है आपका कोई भी संस्थान लगना है तो भूमि पे ही लगेगा। या तो आप कृषि ले लीजिए, या फिर वाणिज्य संसाधन ले लें, या फिर आर्थिक मूल्य की बात कर लें। भूमि का प्रभाव जो है अलग अलग जगहों पे भूमि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हालांकि फ़िलहाल जो है कई सारी ऐसी कंपनीज जिनके लिए किसी भी भूमि की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हम जो है बात करें BPO, डाटा ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी कंपनी जो है इनके लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है। इन्हें एक शब्द दिया जाता है फूट लूज। मैं लिख देता हूँ, फूट लूज, मतलब इनके पास जो है इन्हें किसी भी भूमि की आवश्यकता नहीं है। तो ये फुटलूज कंपनियाँ कहलाती हैं। दूसरा है पूंजी अथवा धन। अब धन जो है इसका मतलब पैसा भी माना जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा पैसे जो है उत्पादन प्रक्रिया को चैनलाइज करता है। मतलब क्या है? इसे एक रास्ता प्रदान करता है जो बदले में इस साम्राज्य बनाने का मदद करता है। इसलिए दो प्रकार की पूंजी होती है। पहली निजी, जिनमें कि किसी के लाभ के लिए खरीदी गई वस्तुएं, और दूसरा सार्वजनिक पूंजी जो कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया गया निवेश है। तीसरा है उद्यमिता, लेबर। लेबर का क्या मतलब हो जाता है कि वो सारे के सारी चीज़ें जो उत्पादन के सभी कार्यों को जोड़ती है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स। और चौथा जो है लेबर या श्रम। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि सारी चीज़ों में जुड़ने वाला जो आपका उत्पादन है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं श्रम की। जो उत्पाद को लाने वाला प्रयास मानवीय प्रयास है, जिसका संभव भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन ये काम करने वाले कर्मचारियों के कौशल का उल्लेख करता है। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों की। अर्थव्यवस्था मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो जो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसे बाजार कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो है जो भी बाजार जिनसे लाभ की सबसे अधिक उम्मीदें हों, वह है पूंजीवाद। नंबर 2 पे आता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब सामान्य सा ये हो जाता है कि जिनसे हम लाभ नहीं बल्कि जन कल्याण के ऊपर जो है ध्यान देते हैं। संसाधनों पर एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समुदाय का नियंत्रण है। उदाहरण ले लेते हैं सोवियत रूस। आप पूछेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो शायद बेहतरीन उदाहरण होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब ये तो बात हो गई बड़ी बड़ी देश। भारत जैसे देशों में हम न तो पूर्णतः पूंजीवाद पे रह सकते हैं, न ही समाजवाद पे। हम क्या करते हैं यहाँ पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं मिली जुली रहती हैं। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पे राज्य, लेकिन गौण भाग पे निजी क्षेत्र के विकास का अवसर प्राप्त होता है। आप जैसे देखें रक्षा क्षेत्र सरकार के हाथ में है, और इसके बाद दूसरा क्या है आपका
पूंजीवादी क्षेत्र या यूँ कहा जाए उत्पादन क्षेत्र जो है निजी हस्तक्षेप में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए कि ये विरोधी विचारधाराओं के समझौते का परिणाम है। तो इनमें से एक विचारधारा पूंजीवाद का समर्थन करती है और दूसरी ओर यह बात की जाती है समग्र अर्थव्यवस्था की। तो इनमें जो है दोनों ही चीज़ों का सामंजस्य हो सकता है, लेकिन अभी जो है ये सरकार की नीतियों पर निर्भर है कि वो किनका महत्व अधिक करती है। उदाहरण स्वरूप समझें तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में समाजवादी विचारधारा पे अधिक बल दिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वहीं हमारे जो वर्तमान की सरकार है ये अधिक से अधिक जो है निजीकरण को प्रस्तावित किए जा रही है, जिसे FDI भी कहा जा रहा है। तो मेरे एक बात आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश फ्रांस था। इससे लिए जो है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था सर्वोच्चम सुझाव है और भारत ने 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही थी। हालांकि भारत जो है अभी फिलहाल निजीकरण की ओर कुछ तेजी से अग्रसित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब जो है धन के आधार पर बात करें तो पहला नाम आएगा विकसित अर्थव्यवस्था। इसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां और विकास के बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व होता है। सारी चीज़ें जो है सारे मापदंड बेहतर हैं, जिसे USA और जापान में प्रति व्यक्ति आय और बेहतर जीवन का उदाहरण है। हालांकि इससे कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो चीन में भी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अधिक है, जीवन स्तर भी उच्च है, लेकिन अभी भी वो विकासशील अर्थव्यवस्था में रखा जाता है। अब इसी तरह विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें वे देश आएंगे जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत हैं, जैसे भारत, जैसे आपके अफ्रीका के बहुत सारे देश। नंबर 3, एक और भी सारी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, खुली हुई अर्थव्यवस्था, जिनका मतलब क्या है कि ये जो है स्वतंत्रता की प्रतियोगिता को जो है प्रोत्साहित करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करते हैं जिनमें नेशनल प्लेयर और फॉरेन प्लेयर एक साथ यहाँ पर आते हैं और इनसे सरकार को पर्याप्त रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। तो इनमें जो है आपके काफ़ी सारे देश आय मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इससे बाद अंतिम आ जाता है आपका बंद अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के साथ के विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करता। इस प्रकार की क्रियाएं एक देश की सीमा के अंतर्गत होती हैं, तो इन्हें हम कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। यहीं पर जो है हमारा इकोनॉमी का सेक्शन समाप्त होता है और आप लोगों का जो है एक बार फिर से पुरानी सारी बातें जो सुनते सुनते आप लोग पक गए होंगे, हो सके तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि यार आप चाहें तो आप जो है इससे पेड मेंबर में बनकर हमारा सहयोग कर सकते हैं।
काफ़ी सारे लोग हमारे सहयोग में हमारा हाथ बटा भी रहे हैं। आप भी आएँ, सहयोग करें, इससे हमारा और आपका दोनों का ही पर्याप्त लाभ है। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए प्रणाम।